अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो आज की वीडियो के लिए जो हमने टॉपिक चूज़ किया है, इट इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक हियर कि हम अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तानी रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कितना सच है, इसमें क्या सच्चाई है और बाकी कंट्री से अगर हम कंपेयर करें, तो वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड? क्या पाकिस्तानी वाक़ई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं या वी आर ऑन अ गुड लेवल? तो अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज से तो ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 50% लोग जो उनकी पॉपुलेशन है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है। इसी तरीके से अमेरिका में फिगर 55-56% पे और चाइना में फिगर ऑलमोस्ट 60% पे चला जाता है। अगर हम कंपेयर करें खुद को अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया से, तो वहाँ पे तकरीबन 10 टू 20% अप्रॉक्स लोग हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर हम अपने आप को देखें तो इट इज़ अराउंड 15-20, तो मोर और लेस बाकियों से कम है और इंडिया के हम बिल्कुल मोर और लेस साथ-साथ ही खड़े हैं। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तानी रियल एस्टेट में ही ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं? ये मिसकंसेप्शन है या क्या है? लेट्स फाइंड इट आउट। और क्या डिफरेंसेस हैं अगर हम देखा जाए बाकी कंट्रीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें और हमारी जो अप्रोचेज़ हैं इन्वेस्टमेंट की या हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं, उनमें क्या डिफरेंस है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़? लेट्स फाइंड इट आउट। तो अगर हम माइंडसेट की बात करें, पाकिस्तानी माइंडसेट जो हम देखते हैं, इट इज़ वेरी कॉमन कि पाकिस्तान में माइंडसेट है व्हेन वी इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट कि यार या तो हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म जाना है, मतलब अपना घर खरीदा, उसमें रह रहे हैं, बच्चे भी वहीं रह रहे हैं, या तो हमने छक्का मारना है, फाइलें खरीदी, फाइल के रेट बढ़ गए, वो बेच दी। कोई डेवलप्ड उसकी तरफ हम नहीं जाते। जबकि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें, तो उनकी काफ़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। वो किस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं? सबसे पहले तो वो पैसिव इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं? वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ट्राई करते हैं, कोशिश उनकी ये होती है कि इससे हमें रिटर्न आए, मंथली रिटर्न, लाइक रेंटल इनकम। उनका इन चीज़ों में ज़्यादा फ़ोकस होता है। जबकि हम पाकिस्तान में देखें तो फाइलों वाला जो निज़ाम है, कि फाइलें खरीद ली, जब वहाँ पे डेवलपमेंट हुई तो उसको बेच दिया। वो हमारे यहाँ पे ये वाला माइंडसेट ज़्यादा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो लोग रियल एस्टेट को हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड मार्केट कहते हैं। जबकि ओवरऑल अगर दुनिया में देखा जाए तो रियल एस्टेट इज़ नॉट अ हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड। रियल एस्टेट में मिनिमल रिस्क होता है और रिवॉर्ड जो है इट इज़ आल्सो समथिंग समव्हाट, इट इज़ कि हम एक पैसिव जो है हमारी इनकम जनरेट कर सकें और एक स्टेबल कैश फ्लो हमारे पास आता है। तो एक और डिफरेंस ये भी है कि पाकिस्तान में हम खुद को मिस्टर नो इट ऑल समझते हैं कि यार हमें सब पता है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जबकि बाहर ऐसा नहीं होता। अगर हम देखें बाहर जो है वो रियल एस्टेट एजेंट लाइसेंस्ड होना ज़रूरी है जिसके साथ आप काम कर रहे हो। उसके अलावा यू नीड टू हैव अ लॉयर और आपको एक लीगल स्ट्रक्चर के थ्रू चलना पड़ता है। जबकि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो एक ये भी इशू है कि अ, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, वो हमें इस तरीके से फ़ेवर नहीं करती कि हम जो स्ट्रक्चर है हम उसको फ़ॉलो कर सकें, क्योंकि स्ट्रक्चर फ्लॉड है और स्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं किया जा रहा, बल्कि उसमें और ऐसी चीज़ें डाली जा रही हैं जिससे हमें मुश्किलात हों। तो लोग कोशिश करते हैं कि यार इसमें जाएँगे तो हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टैक्सेशन के मसले आएँगे, ये होगा, 100 मसले लोग गिनवाते हैं खुद को और फिर वो बोलते हैं कि यार ये मेरा फूफी का लड़का है, ये मेरा जानने वाला है, हम इसके थ्रू काम कर लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि रियल एस्टेट एजेंट लाइसेंस्ड है या नहीं है, हम स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर को फॉलो करने में हमारे यहाँ पे मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो लोग रियल एस्टेट को सोल इन्वेस्टमेंट समझ के चलते हैं। वो किस तरीके से कि यार रियल एस्टेट में जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, वो रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करता रहता है और वो दूसरे अपने चैनल्स एक्सप्लोर भी नहीं करता। क्योंकि रियल एस्टेट में अगर हम देखें तो पास्ट में कोई 20-30 साल अगर हम निकाल लें तो रियल एस्टेट ने पाकिस्तान में बहुत अरबपति पैदा किए हैं। और अगर हम इसको कंपेयर करें अब्रॉड से, डेवलप्ड कंट्रीज से, तो वहाँ का सिस्टम ये है कि लोग जो है वो अपने पोर्टफोलियो को, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। वो देखते हैं कि यार हम अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम रियल एस्टेट के साथ-साथ स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करें। आजकल क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, इसके अलावा ट्रेडिंग वगैरह, वो ई-कॉमर्स में भी लोग काफ़ी बाहर काम कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं और उनके साथ काम भी कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करने का रिवाज बहुत ज़्यादा है। अगर हम परसेंटेज देखें, तो हम परसेंटेज में तो कम है, लेकिन अगर हम जीडीपी अपनी कंपेयर करें और वैल्यू कंपेयर करें, तो हम काफ़ी ऊपर भी निकल जाते हैं काफ़ी जगहों पे। और डेवलप्ड कंट्रीज़ की एक और बहुत जो है फेमस सेइंग भी है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कभी भी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को एक जगह ना रखो। तो वो अगर और जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके साथ-साथ सिर्फ रियल एस्टेट में भी देखा जाए तो खाली एक तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करते। वो रेज़िडेंशियल में करते हैं तो खाली ओपन प्लॉट्स पे नहीं करते, अंडर कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में भी इन्वेस्टमेंट होती है। जबकि हमारे यहाँ पे रुझान है कि रेज़िडेंशियल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है। उसकी एक वजह ये भी है कि लोग सोचते हैं कि यार अगर पैसे गिर जाएँ, प्राइस गिर जाए तो क्या हो गया, रेज़िडेंशियल ही है ना, इस पे अपना घर बना के खुद रह लेंगे। ये भी हमारे यहाँ पे एक माइंडसेट है जो कि बाहर कहीं फॉलो नहीं होता।
अगर डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ देखा जाए तो वहाँ पे आरईआईटीज काफी ज्यादा अवेलेबल हैं। आरईआईटीज अगर नहीं पता कि किसी को क्या होता है, तो आरईआईटीज आर बेसिकली अ पूल जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो और वो उस इन्वेस्टमेंट को रियल एस्टेट के डिफरेंट सेक्टर्स में या अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो प्रॉफिट जनरेट होता है, उसको अपने उस पूल में डिवाइड कर देते हैं एज पर देयर शेयर। बेसिकली थोड़ा स्टॉक मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें थोड़ा बहुत अप्लाई हो रहा होता है एक तरीके से। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो देयर इज अ आरईआईटी करेंटली ऑपरेटिंग, जो आरिफ अकीब डोलमन आरईआईटी के नाम से है, और वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, बट वी डोंट नो कि वो किस स्केल पे इस वक्त काम कर रहे हैं, उनके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। और ये चीज तो वैसे भी तय है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस वक्त भी लोग खुद ही डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आरईआईटीज आर अ गुड ऑप्शन जो पाकिस्तानी एक्सप्लोर नहीं कर रहे, लेकिन बाहर इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो अब तक जो हम बातें कर रहे थे देवर अबाउट द पाकिस्तानी माइंडसेट, पाकिस्तानी अवाम का क्या माइंडसेट है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसमें अवाम का कोई कसूर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारी इतनी फ्लॉड है, इतनी इनकंसिस्टेंट है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट काफी वेरी करती है। अगर हम देखें तो हमें पता नहीं चलता कि अगले 4 महीने में या 6 महीने में लोन की क्या पॉलिसी होगी, या गवर्नमेंट की सब्सिडीज कंस्ट्रक्शन को मिल रही होंगी या नहीं मिल रही होंगी। अगर मिली भी हैं तो वो कब बंद हो जाएंगी किसी को नहीं पता। इसी के अलावा टैक्सेशन, हमें नहीं पता कि कल या परसों कौन सा टैक्स आके रियल एस्टेट के ऊपर या किसी भी सेक्टर के ऊपर लग जाएगा। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो इतनी इनकंसिस्टेंट है कि ये मार्केट को स्टेबल होने नहीं देती। मार्केट अगर बढ़ रही होती है तो कोई ऐसी टैक्सेशन पॉलिसी या कोई ऐसी पॉलिसी आ जाती है जिसमें लोन की अमाउंट को कम कर दिया है, लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो उसकी वजह से भी मार्केट में डिफरेंस आते हैं। और अगर मार्केट नीचे जा रही होती है तो हम देखते हैं कि सब्सिडीज भी कभी दी जाती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन की सब्सिडी थी, इसके अलावा और सब्सिडीज दी जाती हैं, जिससे मार्केट जो है फ्लक्चुएट करती रहती है। और कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से ये सब चीजें भी होती हैं। इनमें अवाम का कोई कसूर नहीं है। अगर इन चीजों को भी थोड़ा स्टेबल किया जाए तो इससे भी रियल एस्टेट में काफी स्टेबिलिटी आ सकती है। तो एक और डिफरेंस इसमें पाकिस्तानियों का इटसेल्फ अगेन कोई कसूर नहीं है, लेकिन कसूर उन लोगों का है जो पाकिस्तान में लैंड ग्रैबर्स, माफिया या फ्रॉड रियल्टर्स या बिल्डर्स जो इस वक्त बैठे हैं, वो लोगों को ऐसी ऐसी स्कीम्स निकाल कर देते हैं, ऐसी ऐसी लालचें देते हैं कि लोग, यार इटसेल्फ जो एक आम बंदा है जिसका माइंडसेट 9 to 5 वाला है, वो इन चीजों को इतना नहीं समझ पाता और वो उनके पास जाके फंस जाता है। अब ऑब्वियसली अगर आपके पास भी एक स्कीम आए कि यार तुम 2,000 रुपए भी महीने के बचाते हो, 4,000, तो तुम उसको इन्वेस्ट कर दो और उसका प्लॉट ले लो, तुम्हें 3 साल बाद प्लॉट मिल जाएगा। 3 साल बाद वो 2-4 हजार कहाँ गया किसी को पता नहीं चलेगा, और 2-4 हजार जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा होगा उसका वो स्केल भी नहीं होगा कि वो जाके उसके अगेंस्ट कोई केस कर सके या कुछ कर सके। तो ये चीजें भी पाकिस्तान में काफी चलती हैं। इसकी वजह से जब एक बंदा डस खा जाता है, वो 4 लोगों को और बताता है, तो वो फ्रॉड रियल्टर्स और लैंड ग्रैबर्स या माफिया जो है या जो फ्रॉड बिल्डर्स हैं, उनके ऊपर तो इफेक्ट आता है, लेकिन जो लोग सही काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट आता है, और इसकी वजह से मार्केट में नेगेटिविटी काफी आती है रियल एस्टेट को लेके। इसी वजह से हमारे यहाँ पे एक बहुत माइंडसेट ऐसा है कि यार ये पैसे खा जाते हैं, ये ऐसा कर देते हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन जो कुछ लोग हैं उनकी वजह से पूरी मार्केट इस वजह से बदनाम होती है। तो ये तो कुछ टॉपिक्स थे, कुछ डिफरेंसेस थे जो हमारे माइंड में थे। अगर आपके माइंड में कुछ हो तो लेट अस नो इन द कमेंट्स। अगर इससे कोई इख्तिलाफ हो तो उसको भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो अस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी जरूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।